क्या बोला समझ में आ रहा है एवरीबडी? पक्का? एक बार फिर से, कौन सी पॉलिसी है ये? लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। और लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का मतलब क्या है? लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का मतलब क्या है बताइए एक बार। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का मतलब है कि अगर आग लग जाने के बाद आपके बिजनेस का नुकसान जो हो जाता है, जिसके वजह से आप क्या करते हो, घर पे बैठते हो, 3-4 महीने आपका बिजनेस जो होता है वो बंद रहता है, वो बंद ना होता तो तुम कितना प्रॉफिट कर लेते, उसका भरपाई होने वाला है। बात समझ में आ रही? अब आप बोलोगे सर ये बड़ा कठिन नहीं लग रहा, क्योंकि सामने वाला तो कुछ भी बोलेगा। सामने वाला कहेगा एक्चुअली ये 3 महीना बंद था, वरना एक्चुअली अपन 5,000 करोड़ कभी भी ठोक देते, है ना? ऐसा इंसान, इंडिया है, अपन तो फेंकने में एक नंबर है, सबके खून में है वो। आपने तो बचपन से देखा है, माय मदर, ताजमहल, कोई भी ऐसे दो, ओनली इंडियंस कैन राइट 7, 8, 10 पेजेस, जितना बोलो उतना लिख सकते। आप यही किसी दूसरे, मतलब ऐसा, आई एम नॉट बीन रेसिस्ट, बट आई एम बीन रेसिस्ट, बट आप आउटसाइड इंडिया किसी को भी बोलो नहीं कर सकते हो, अपन कुछ भी फेंक सकते। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू एवरीबॉडी? तो ऐसा तो कुछ भी बोलेगा इंसान। इंश्योरेंस कंपनी को कहेगा सर ये 3 महीने इतने इंपॉर्टेंट थे मेरे लिए, ये 3 महीने इतने इंपॉर्टेंट थे, अगर ये चालू रहती ना दुकान, मैं अंबानी। बट ऐसा तो हो नहीं सकता, राइट? तो आपको क्या करना है, ऐसी पॉलिसी निकाल लेनी है। जब आप ऐसी पॉलिसी निकालोगे ना, तो कंपनी आपको पूछती है कि आपका अगर ऐसा हुआ, सर होना नहीं चाहिए बट ऐसा हुआ, तो आपको क्या लगता है कितना महीना बिजनेस बंद रहेगा? ऐसा वो पूछते अपने को। तो अपने को पहले सोचने का, मेरा ऐसा हुआ तो मेरा 3 महीना तो बिजनेस बंद रहेगा ही, तो आपको 3 महीने की पॉलिसी निकालनी है, जिसको बोलेंगे इंडेमनिटी पीरियड। क्या बोलेंगे? इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब समझता है ना, टू इंडेमनीफाई द लॉस। इंडेमनिटी को इंग्लिश में कहते हैं जर तुझा लॉस, सॉरी इथे मराठी होगा ना, मराठी में कहते हैं जर तुला लॉस झालं तर आम्ही तुम्हाला भरून देऊ। इंडेमनिटी, यस और नो एवरीबडी? तो आपको पॉलिसी में लिखना होगा इंडेमनिटी पीरियड क्या है, वो वहां पर पॉलिसी में लिख के आएगा 3 मंथ्स। इसका मतलब यह है कि अगर कभी आग लगी तो वहां से 3 महीने में जो आप प्रॉफिट नहीं कर पाए ड्यू टू क्लोजर ऑफ बिजनेस, कंपनी भर के देगी। आर यू गेटिंग दिस? पक्का? तो समझो आपने पॉलिसी निकाल ली, कितने महीने की? 3 मंथ्स की आपने पॉलिसी निकाली, 3 मंथ्स की। इधर देखिए, स्टेप 1, स्टेट द इंडेमनिटी पीरियड। और ये स्टेप 1 में कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, सो इट्स वेरी नाइस। क्या लिखना है ध्यान से देखिए, पीरियड ऑफ पॉलिसी और पीरियड ऑफ डिसलोकेशन, whichever is low। मैम आप ऐसे ही रहते हो हमेशा? शी इज ऑलवेज लाइक दिस, व्हाई ऐसा? whichever is lower, इसका मतलब क्या है ध्यान से देखिए। पॉलिसी में 3 मंथ्स लिखा है, समझो आग लग गई, आपने बैक टू बैक 100 लोगों को लगा दिया और 15 दिन में दुकान खड़ा कर दिया, तो इंश्योरेंस कंपनी 15 दिन का भर के देगा कि 3 महीने? कॉमन सेंस है ना, यस और नो? जस्ट बिकॉज के पॉलिसी में 3 महीना लिखा है इसलिए मैं देखो 3 महीने का भर के देगा। पीरियड ऑफ पॉलिसी 3 मंथ्स, पीरियड ऑफ डिसलोकेशन 15 days, whichever is lower 15 days, I will compensate you only for 15 days। Are you getting this? And now just imagine कि पॉलिसी में लिखा है 3 मंथ्स और आप बहुत ही लेट गए, आज 8 महीने हो गए आपकी दुकान खड़ी ही नहीं हुई, तो वो क्या भरते रहेंगे? तुम्हारे मन में आया तो तुम चालू ही ना करो कभी। क्यों? पॉलिसी है ना, इंश्योरेंस वाले फ्री में देते जा रहे, तुम तो 6 साल लगा देंगे बनाने। तो कंपनी कहती है कितना लिखा है पॉलिसी में और कितना समय लगा तेरे को, दोनों में से जो कम रहेगा हम उतना भर के देंगे। सर मेरे दिमाग में ना मस्त एक आइडिया है। क्या? सर पीरियड ऑफ पॉलिसी
ईच अपन लिख डालते ना 3 साल, लिखो। प्रीमियम भी ऐसा लंबा चौड़ा आएगा कि बिजनेस हमेशा प्रीमियम भरने के बाद लॉस में दिखेगा। आर यू गेटिंग दिस? ये कौन है और ये कहां से आते हैं लोग? आपने अगर कभी अपने फैमिली को, मम्मी पापा को देखा होगा, सबका ही रहेगा, मुझे मालूम नहीं आपका है कि नहीं, मम्मी पापा का तो लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस होगा ही। आप कुछ भी अपने मन मुताबिक भी लाइफ इंश्योरेंस नहीं निकाल सकते कि 5,000 सैलरी और मैं निकाल रहा हूं 50 करोड़ का इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कंपनी बोलती बेटा आओ इधर आओ, क्या क्या है तुम्हारा, बताना पड़ता है कि क्या है, क्या कुछ रीजनेबल होना चाहिए। आर यू गेटिंग दिस? ऐसे हाईकोर्ट में कितने केसेस हो गए मुझे मालूम नहीं, फाउंडेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में देखा है कि नहीं आपने? बोलना नहीं चाहिए, ऐसा गलत हो जाता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डिस्टिंग्विश बिटवीन वेजरिंग एंड कंटिंजेंट। नहीं? अरे तो लोग जानबूझ से दादा दादी के नाम पे, नाना नानी के नाम पे 5-5 करोड़ का इंश्योरेंस निकाल लेते। भगवान करे सबके दादा दादी और नाना नानी लाइफ टाइम आपसे ज्यादा जिए। बट इंसान क्या सोचता है, 5 करोड़ का इंश्योरेंस निकाल लेंगे, प्रीमियम आएगा कितना, 50,000, 60,000, 70,000, 10-15 साल का गेम है, 12 लाख भरने, 5 करोड़ आने। एब्सोल्युटली गलत। पहले तो ये मॉरली गलत है, मैं ये ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहता हूं। और दूसरा, नहीं भाई, कल जाके किधर भी, आजकल सोशल मीडिया पे स्कैम बड़ा खतरनाक हो रहा है, किसी ने क्लिप को एडिट कर दिया तो मेरे पे तो केस हो रहे। तो मैं ये पहले बोलना चाहता हूं कि ये मॉरली बिल्कुल गलत है, इसलिए तो बार बार कह रहा हूं, और ये लीगली भी कभी पास नहीं होगा। यू हैव टू प्रूव कि आप उन पे इतने डिपेंडेंट थे और उनके जाने से आपको जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है वो इतना हुआ है। निकाल के कोई मतलब नहीं है। मैं गुजराती हूं, मैं इतने गुजराती, मारवाड़ी, माहेश्वरी वगैरह सबको पहचानता हूं, और मोरलेस ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट हमारी फैमिली में वुमेन इज ऑलवेज हाउस वाइफ, और मेल मेंबर इज अर्निंग ह्यूज, तो वो अपनी हाउस वाइफ के नाम पे भी निकाल लेता है इंश्योरेंस, 1 करोड़ 2 करोड़। क्या होता, बोले प्रीमियम ही भरना है ना, भर दियो। अरे भर दियो, बट जब क्लेम को बारी आयो कहीं नहीं बढ़ियो, तने कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसे केस मिलते नहीं ना, और ऐसा हुआ भी तो लाइफ में लोग जा जाके सोसाइटी में थोड़ी बोलते वो है ना एक्चुअली हमारा बहुत ही पोपट हो गया, हम प्रीमियम पे प्रीमियम भरे जा रहे थे बट कभी कुछ पैसा ही नहीं मिला। ऐसा कोई थोड़ी बोलता है। सामने वाला तो पूछते क्यों, क्या हुआ, फिर क्या बताओगे कि वो हम हाउस वाइफ थे बट हमने 5 खोखा का निकाल दिया, फिर ऐसा तो नहीं होता है। तो यू हैव टू ऑलवेज बी रीजनेबल। आर यू गेटिंग दिस? इसमें भी अभी तो कम बैक टू लॉस ऑफ प्रॉफिट लाइफ का बाद में कभी करेंगे। ये समझ रहा है कि पहला स्टेप, इसके बाद में पहला स्टेप कभी सिखाएगा नहीं। यू नो अपना स्टार्ट चैप्टर इज फर्स्ट डे वेरी इंपॉर्टेंस। अभी फिर कल कोई आएगा तो उसको समझेगा क्या? बिल्कुल नहीं। इधर देखिए स्टेप 1 सबको समझा, मैंने क्या बोला, पीरियड ऑफ पॉलिसी और पीरियड ऑफ डिसलोकेशन विच एवर इज लेस। इसमें कुछ कैलकुलेट करना है क्या सर? 1 मिनट, मतलब क्वेश्चन में दिया रहेगा पीरियड, हाँ, और डिसलोकेशन, हाँ। तो अब मैं क्या करूंगा सर, वो स्टेप 1 में ऐसा पीरियड ऑफ पॉलिसी आगे लिखने का 3 मंथ्स, और पीरियड ऑफ डिसलोकेशन आगे ऐसा लिखने का 2 मंथ्स, और विच एवर इज लोअर के आगे लिखने का 2 मंथ्स, 3 और 2, विच एवर इज लो, दैट्स इट, दैट्स इट। नो कैलकुलेशन एट ऑल, सिर्फ लिखना है। सर मैं नहीं लिखू तो योर कॉल। मार्क्स कटते क्या? मैंने कभी देखा नहीं ऐसा कोई एड़ा मुझे बोलते हुए कि नहीं लिखू तो। मैं बोल रहा हूं लिखना है, स्टेप 1 है तो लिखना है, ज्यादा डेढ़शाना बनना नहीं कि दिस इज नॉट अ कैलकुलेटिव स्टेप, सो इफ आई डोंट राइट देयर विल बी नो इंपैक्ट ऑन द कैलकुलेशन। इंग्लिश घर पे रख, ये करना है, ये करना है। स्टेप 1 इज इंपॉर्टेंट, ये करना है। इज दिस क्लियर? अब दूसरा भी आपको बता देता, दूसरा भी आपको बता देता हूं। आज तक जितने भी सम बने दुनिया में, सब में जो डिसलोकेशन पीरियड है वही कम रहेगा। ये 1 मिनट, ऐसा क्यों सर? क्योंकि डिसलोकेशन पीरियड अगर 3 मंथ्स है और पॉलिसी में लिखा है 4 मंथ्स, तो वो आपको भर के देंगे 3 मंथ्स, और क्वेश्चन जो होता है वो पूरा डिसलोकेटेड पीरियड का ही होता है। अगर सोचो पॉलिसी अमाउंट कम रही तो आपको सारा प्रोपोर्शनेट कम करना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल थियोरेटिकली इन एग्जाम परस्पेक्टिव। प्रैक्टिकल में हो सकता है। आर यू गेटिंग दिस? तो ये भी आपको बता दिया। यहां तक क्लियर है स्टेप 1? पक्का एवरीबॉडी? नाउ स्टेप 2, calculation of gross
प्रॉफिट रेशो। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कैसे और क्या भाई, ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशो क्यों निकालना होता है? बिकॉज कंपनी आपको प्रॉफिट का पैसा भर के देगी ना, कि नहीं भर के देगी? रुकना, भर के देगी कि नहीं भर के देगी? भर के देगी। तो इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन टर्नओवर ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर इनटू 100। ये तू रुकना, क्लियर है क्या? अब ये क्या है रुपेश जी? गुड मॉर्निंग सर। तो नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन टर्नओवर इनटू 100, इसको बड़े ध्यान से देखिए। पहली बात तो स्टैंडिंग चार्जेस क्या होता है? स्टैंडिंग चार्जेस मतलब, अली जी मेरे से नजरों मिलाओ सर। तो ये स्टैंडिंग चार्जेस क्या होता है? स्टैंडिंग चार्जेस ऐसे खर्चे हैं जो आग लग जाने के बाद, बिजनेस बंद हो जाने के बाद भी चालू ही रहेंगे, चालू ही रहेंगे। तो जस्ट इमेजिन कीजिए ना, 15 लोग आपके यहां पे जॉब कर रहे हैं, शाम में 8 बजे आग लग गई, तो क्या आग लगने के बाद अपन ऐसा अपने एम्प्लॉयज को देखते, कल से तेरा सैलरी बंद, ऐसा होता है? उसका क्या लेना देना उससे? हाँ नहीं नहीं, उसका क्या बेचारा, मतलब आग लगी उसकी और बजी उसकी, ऐसे कैसे? ये कैसे होता है? उसका क्या लेना देना उससे? तो आपको सैलरी देना है कि नहीं देना? यू हैव टू कंटिन्यू पेइंग सैलरी। नंबर 2, वो जगह आपका रेंट का है, देना पड़ेगा, रेंट तो देना ही पड़ता है। क्यों नहीं देना पड़ता? देना ही पड़ता है। अब आप अपने मन की भावना अपने पास रखो, नहीं सर हमारा लैंडलॉर्ड बहुत अच्छा है, वो तेरा घर पे रख, इधर सम चल रहा, रेंट तो देना पड़ेगा। नंबर 3, आपने बैंक से लोन लिया, ईएमआई चालू है, इंटरेस्ट देने का है, बैंक ऐसा फोन करके बोलती क्या, बहुत दुख लगा, कोई बात नहीं यार, इट्स ओके यार, 6 महीने बाद दे, चल भाई ये तो मेरा, ऐसा नहीं होता। बैंक तो बोलती है इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, आपका कुछ भी हो रहा हो पर्सनल जीवन में, उससे बैंक को क्या लेना देना। तो ये सारे क्या है? स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस मतलब ऐसे खर्चे, क्या बोलेंगे हिंदी में, जो आग लगने के बाद भी क्या रहेंगे, चालू ही रहने वाले, बराबर है? तो बट ये सर स्टैंडिंग चार्जेस के पहले एक एडजेक्टिव लगाया है, इंश्योर्ड, इसका मतलब क्या? जब आप पॉलिसी निकालते हो तो वो एजेंट आपको पूछता है सर आपके कोई स्टैंडिंग चार्जेस है, तो अपने को उसको बोलने के मेरे को रेंट का इंश्योरेंस लेना है, सैलरी का लेना है, इसका लेना है, उसका लेना है। आप जो खर्चों का बोलेंगे वो सारे खर्चे वो पॉलिसी में मेंशन होंगे, एंड दोज खर्चास विल बी नोन एज इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। ओके, मतलब अगर सर मैंने समझो रेंट का बताया ही नहीं पॉलिसी निकालते वक्त, तो फिर इट इज नॉट अ इंश्योर्ड स्टैंडिंग, वो न्यूमरेटर में नहीं आएगा। तुमने बताया क्या इंश्योरेंस कंपनी को? इंश्योरेंस कंपनी क्या बोली, मैं सिर्फ प्रॉफिट भर के देगा, जो न्यूमरेटर में आ चुका है, बट प्रॉफिट के साथ साथ अगर आपको कुछ खर्चों का भी रिइंबर्समेंट लेना है तो उसका इंश्योरेंस निकालना पड़ेगा। आपको वो कंपनी को पॉलिसी निकालते वक्त बताना पड़ेगा कि 1 2 3 4 5 6 ये 6 खर्चे मुझे इंश्योर कराने हैं, तो कंपनी प्रॉफिट प्लस वो खर्चे दोनों भर के देगी। तेरे डोके में गया क्या? सच्चे पक्का एवरीबॉडी? सर मैं तो सोच रहा हूं पूरा पीएनएल ही करा लूं। करा लो, दो बातें हैं, प्रीमियम बढ़ेगा और दूसरा वो ये हर क्वेश्चन पे पूछते हैं कि ये खर्चा आग लग जाने के बाद कैसे होगा, वो पूछते, जरूरी है वो पूछना, वो पूछते ही है। तुमने कुछ भी एक खर्चा किया, लैंडलाइन टेलीफोन है, वायर लाइन ही जल गई, वो बोल रहे टेलीफोन पे हमारा खर्चा चालू ही रहेगा, कैसे? उसे ऐसे पूछते कैसे, अपन ने एक्सप्लेन करना, उनको लगा कि अपने में डोका है और वो जेन्युइन है तो वो करा लेंगे। बात समझ में आ रही है? एवरीबॉडी प्रैक्टिकल लाइफ में इन्होंने ये पूछने चाहिए। ये लोग प्रीमियम की लालच में ये सब पूछते नहीं, एजेंट अपने को अटका देता, एजेंट बोलता सर सभी करवा लो, करा लो सर करा लो। बात समझ में आ रही है? आगे स्टेप 7 में देखेंगे, क्लेम का अमाउंट कम हो जाता, बाद में बन पड़ता, तब तक तो एजेंट हैज
change his career. He's already watched Three Idiots 4 times, 5 times, and now he has become a wild photographer from a policy agent. So please don't do that, everybody. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन टर्नओवर ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर इनटू 100. अब ये क्या है सर? ये जो नेट प्रॉफिट है ना, ये जिस ईयर में आग लगी ना उस ईयर का नहीं है, पिछले साल का है. ये जो इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस है ना, वो इस ईयर का नहीं है, पिछले साल का है. और ये जो टर्नओवर है ना, वो इस साल का नहीं है, पिछले साल का है. मतलब सर नेट प्रॉफिट, स्टैंडिंग चार्जेस और टर्नओवर, ये तीनों चीजें जिस ईयर में आग लगी उस ईयर का नहीं है, पिछले ईयर का है. हाँ सर वो डेट वाला करो ना एक बार, वैसा करना है. आज क्या डेट है? बस जिए जा रहा तू. 17 अगस्त 2022. कौन बताएगा ये डेट कौन से फाइनेंशियल ईयर में आता है? मुझे सिर्फ 2020 क्या 22 23 ने खतरनाक है अपने आप, एक से एक लोग हैं. ये फाइनेंशियल ईयर 22 23 में आग लगी. समझो आज 17 अगस्त को किधर आग लग गई, तो कौन से ईयर में आग लगी? 22 23 में ना. तो ये जो पूरा स्टेप 2 है ना, ये मेरे को 22 23 का नहीं चाहिए, ये मेरे को 21 22 का चाहिए. ओके बट सर मेरे को करंट ईयर का क्यों नहीं कर रहे? करंट ईयर का नेट प्रॉफिट हो गया क्या? बीच में बच गया ना अपना. तो करंट ईयर का नेट प्रॉफिट कहां से आएगा? नहीं चाहेगा. अगस्त में लग गया तो पूरे 12 महीने का टर्नओवर कहां है? नहीं है. अच्छा वाला ईयर कहां है? पीछे. तो आपको लास्ट ईयर का ही देख, करंट ईयर का देखना नहीं. आर यू गेटिंग दिस? तो मैं यहाँ पर ऐसा जानबूझ से ऐसा लिख देता हूं कहीं. ऑल पर्टेन्स टू लास्ट ईयर. ये सारा लास्ट ईयर का है. बाद में तूने कल करंट ईयर का लियो, मैं कुछ नहीं करियो. नेट प्रॉफिट, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, टर्नओवर, लास्ट ईयर का लेना है. इज दिस क्लियर सर? पक्का? एवरीबॉडी फॉर्मूला सबको समझा क्या? पक्का? इसका आंसर आएगा, मुझे इतना डर लग रहा, लोग बोल रहे 25 ही आएगा क्या? अरे एग्जाम्पल है, 25% इज एग्जाम्पल. ऐसा आया समझो मैं बोल रहा हूं. तो क्वेश्चन में बहुत बार बोलते एडजस्ट जीपी रेशो फॉर 2%, एडजस्ट जीपी रेशो फॉर 3%. तो अगर ऐसा बोला तो आपको वो एडजस्टमेंट करना है. वो ऐड भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है. क्वेश्चन बोलेगा, जो बोलेगा वो करने का. क्वेश्चन ने बोला कि चेंज द जीपी रेशो बाय 2%, ऐड करना है आपको. अगर उन्होंने ऐड करने बोला है, कम बोला है तो कम करना है. क्वेश्चन बोलेगा वैसा करने का. सर क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बोला, तो जो स्टेप 2 का आंसर है वही आपका फाइनल आंसर. क्या ये क्लियर है गिरिजा मैम? एकदम परफेक्ट मैम. मैम आपका नाम क्या है? विधि. क्लियर है? पक्का? एवरीबॉडी? फुके जी, टकाटक, पक्का? एवरीबॉडी? बुरा जी, दागदिया जी. उसका नाम लिया तो हंसता हूं, उसका जैसे नाम लिया तो ऐसा हो जाता हूं. क्यों ऐसा? अच्छा नहीं कुछ नहीं. 28% सबको मालूम पड़ा. स्टेप 2 कैसा आया? स्टेप 1 में क्या करना है? कैलकुलेशन करना है कि डिस्क्लोजर है? डिस्क्लोजर है. और स्टेप 2 में क्या है लड्डा जी? कैलकुलेशन. वेरी गुड. और ये जो पूरा कैलकुलेशन है वो करंट ईयर का है कि लास्ट ईयर का? लास्ट ईयर का. सिर्फ नीचे डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर भी पूरा. बहुत बढ़िया. पूरा पक्का. एवरीबॉडी. सर एक बार है ना ऐसा क्वेश्चन आ गया था ना, तो उसमें ना ऐसा खर्चे बता दिए थे, स्टैंडिंग चार्जेस, और बोला ही नहीं उन्होंने कितना इंश्योर्ड है और क्या. सारा इंश्योर्ड है. अच्छा मतलब नहीं बोला तो हैव टू अज्यूम. हाँ सर आप ये इधर नहीं लिखेंगे, मैं क्यों लिखूं? वो तेरे को 100 पेजर में लिखना है. नहीं बोला तो ऑल इंश्योर्ड, ऐसा समझ के चलना है. वो बोलते ही है बट नहीं बोला, समझो इंस्टीट्यूट को लगा कि आज कुछ तूफानी करते हैं, तो वो नहीं देते. फिर वो बोलते चलो आज 1 लाख बच्चे जवाब दे रहे ना कुछ तो देखते क्या क्या कर सकते. उसमें भी 1500 1000 ज्यादा के 150 रहते.
नोट लिख के आते हैं, एज द क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट वी एक्सपेक्ट इंस्टीट्यूट टू गिव अस ग्रेस मार्क्स। नहीं नहीं, और इंस्टीट्यूट ईमेल भी भेजती है, यू आर अगेन डिमोटेड टू फाउंडेशन। चल पीछे बोले, इसका बोले फाउंडेशन सही से नहीं हुआ, इसको और एक बार कराना है। तो ऐसा करना नहीं कुछ भी, इंस्टीट्यूट को ऐसा कभी लिखना नहीं पेपर में, ये इनकम्प्लीट है, अज्यूम करना है कि क्या है सारा इंश्योर्ड। पक्का श्योर अबाउट दिस। ये ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, पिछले साल आग लगी हो तो क्या, तो पिछले साल का लेंगे क्या। और समझो आप ही पूरे बैड लक से भरे हो, हर साल आपके धंधे में आग लग रही है। ऐसा कौन सा धंधा होता है भाई, बट समझो हो भी रहा है। तो पहली बात तो एक बार जब क्लेम हो जाता है तो कुछ समय कुछ पीरियड के लिए दे डोंट एंटरटेन अनदर क्लेम, देयर इज अ वेटिंग पीरियड। और समझो आपकी ऐसी कोई पॉलिसी जो वेटिंग पीरियड भी नहीं और आग पे आग लग रही है, तो फिर वो इंडस्ट्री और कंपिटिटर्स का क्या नॉर्मल जीपी रेशो चलता है, वो वाला एक रेशो निकालकर आपका कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बताया ऐसा कोई किसी का होता ना। मैं आऊंगा स्टेप 3 पर। स्टेप 3 कैलकुलेशन ऑफ इंश्योरेबल अमाउंट। नहीं कर लीजिए सर, कैलकुलेशन ऑफ इंश्योरेबल अमाउंट, इसको हिंदी में क्या कहना है? कितने का पॉलिसी अमाउंट होना चाहिए था, कितने का पॉलिसी अमाउंट होना चाहिए था को कहते हैं इंश्योरेबल अमाउंट। मैं फिर से एक बार कर रहा हूं, बाद में क्या हो जाएगा, ट्रबल हो जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ इंश्योरेबल अमाउंट का मतलब है इधर जो आंसर आने वाला है, स्टेप 3 का जो आंसर आने वाला है, इट विल शो इतने की पॉलिसी तुमने निकालनी चाहिए थी। क्वेश्चन में कुछ अलग दिया होगा ना, क्वेश्चन में तो वो बोलते ना हमने तो इतने की निकाली, जिससे मालूम पड़ेगा कि कंपनी का अंडर इंश्योरेंस है कि फेयर इंश्योरेंस है कि ओवर इंश्योरेंस है। और आपको मालूम है अंडर इंश्योरेंस होने पर आगे बहुत तकलीफें हो सकती है। आर यू गेटिंग दिस? मी परत सांगतोय, पॉलिसी अमाउंट वेगळं झालं आणि हे इन्शुरेबल अमाउंट म्हणजे जे पॉलिसी अमाउंट अरे काढले नाही, अरे हा डोकं आहे का नाही, जे काढायला पाहिजे होतं दॅट इज अ इन्शुरेबल अमाउंट, आणि जे तुम्ही काढले ते तर काढले, आता काय नाही करू शकत, वो तो पॉलिसी अमाउंट हो गया ना, दैट इज फिक्स। अरे यस और नो, इंश्योरेबल अमाउंट इज द अमाउंट जो आपका रहना चाहिए था, जो आपका कैलकुलेटेड मतलब इतना रहना चाहिए था। स्टेप 3 ये डिसाइड करता है कि स्टेप 7 आएगा कि नहीं आएगा, स्टेप 7 आएगा कि नहीं आएगा वो देखेंगे बाद में। पहले इधर समझ में आ रहा है क्या इंश्योरेबल अमाउंट का मतलब क्या है, कितना पॉलिसी का अमाउंट होना चाहिए था। क्योंकि लोग क्या करते हैं अंडर इंश्योरेंस, और अंडर इंश्योरेंस में ट्रबल वाला काम है, अरे यस और नो। तो इसका कैसे कैलकुलेशन होगा, बिल्कुल बड़े ध्यान से देखिए। टर्नओवर ड्यूरिंग preceding 12 months from date of fire। सर ये क्या था, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इसका मतलब क्या है। स्टेप 2 में जो टर्नओवर है वो मैंने बोला था कौन सा टर्नओवर है, डॉट पीछे का 12 महीने, डॉट मतलब एग्जैक्ट पिछले फाइनेंशियल ईयर के 12 महीने। जब मैं ये स्टेप 3 में बोल रहा हूं कि टर्नओवर ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फायर, का मतलब है अगर आज आग लगी है ना, आज विच इज 17th of August, डॉट यहां से 12 महीने लेना है मेरे को। मैं बता दूं, तो अगर 17 अगस्त 2022 को आग लग गई है तो आपको मालूम है कौन सा 12 महीने का टर्नओवर लेना है, 17 अगस्त 2021 से 17 अगस्त 2000। ये जो स्टेप 2 है
इसमें कौन सा टर्नओवर आएगा? अप्रैल टू मार्च फाइनेंशियल ईयर 21-22। स्टेप 3 में कौन सा आएगा? स्टेप 3 में कौन सा आएगा? जहां आग लगी बस वहीं से एग्जैक्ट 12 महीने लेने हैं मेरे को। दोनों में डिफरेंस है, बाद में तकलीफ हो जाएगी। स्टेप 2 में हम डायरेक्ट आग लगने से 12 महीने नहीं लेते, हम पिछले साल के 12 महीने लेते हैं। स्टेप 3 में जहां पर आग लगी एग्जैक्ट वहीं से 12 महीने का टर्नओवर लेना है। आर यू गेटिंग दिस? एड और लेस एडजस्टमेंट। एड और लेस एडजस्टमेंट क्या रहता है? क्वेश्चन बोलेगा, क्वेश्चन ये बोलेगा कि हमारा टर्नओवर ईयर ऑन ईयर 10% से बढ़ रहा है, तो आपको यहां पे 10% ऐड कर, क्योंकि हर एक धंधा बढ़ता है। यस और नो? क्या नहीं? कौन बोला और नहीं? अरे कहां से आते हैं ये लोग? टर्नओवर तो बढ़ता है ना, तो वो क्वेश्चन में बोला रहेगा कि टर्नओवर को 10% की एडजस्टमेंट लगाओ, तो यहां पर आपको 10% ऐड कर देना है। तो जब आप 10% ऐड कर दोगे ना, तो इसको नाम देना है एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। मैं करता हूं एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, इसको बोलेंगे एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, ये एडजस्टमेंट क्या है? टर्नओवर का एडजस्टमेंट है, बिकॉज बढ़ता है ना टर्नओवर, ईयर ऑन ईयर बढ़ता है ना। तो आप ऐसा बोलोगे कि पिछले 12 महीने का इतना था, जरूरी नहीं ना पिछले 12 महीने में जो था मैं वो आगे भी यही होगा। तो हम कहते हैं कि भाई हमारा टर्नओवर बढ़ रहा है, कितने से बढ़ता है? 10% से, तो आप 10% ऐड कर लीजिए। क्वेश्चन में बहुत बड़ा नेगेटिव भी बोलेंगे तो नेगेटिव लेना है, पॉजिटिव बोलेंगे तो पॉजिटिव लेना है। एडजस्ट करने के बाद जो आएगा उसको बोलेंगे एडजस्टेड टर्नओवर। मिल गया आपको आपका इंश्योरेबल अमाउंट। व्हाट इज इंश्योरेबल अमाउंट? प्लीज फोकस। एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर इनटू स्टेप 2 का जीपी रेशियो will get you insurable amount। इतना पॉलिसी आपका रहना चाहिए। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? इफ यू अंडरस्टैंड, अभी तक तो उन्होंने ये निकाला भी नहीं है कि तुम्हें कितना लॉस हुआ है, एंड वी आर ऑलमोस्ट डन विद हाफ द स्टेप्स। एक भी स्टेप में अभी तक उन्होंने तुमको पूछा ही नहीं है कि तुम्हारा कितना लॉस हुआ, क्या हुआ। अब आने वाला है वो। अभी तक उसने सिर्फ क्या निकाला मालूम है? स्टेप 2 में उसने निकाला व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दैट आई हैव टू पे, और स्टेप 3 में निकाला कि यहां से एग्जैक्ट 12 महीने का क्या टर्नओवर था। उस पर लगा के देखते हैं। इतने का पॉलिसी तो आपका होना ही चाहिए। जो बच्चे स्टार्ट से मेरे साथ हैं और मेरे सेशन को सुन रहे हैं, और अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं समझा तो ठीक, नहीं समझा तो कोई बात नहीं। इट इज नथिंग लाइक, एग्जैक्टली लाइक स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। वो जो स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर था ना, वो इट्स लाइक टर्नओवर ऑफ 12 मंथ्स ऑन द डेट ऑफ फायर। व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू दैट, वो ही करना चाह रहे हैं। वो आपसे वही पकड़ना चाह रहे हैं। जैसे लॉस ऑफ स्टॉक में वो देखते थे स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर कितना है, जिस दिन आग लगी उस दिन कितना माल था। हम भी ऐसा ही कर रहे हैं। जिस दिन आग लगी ना, वहां से 12 महीने कितने का टर्नओवर था इनटू जीपी रेशियो लगा के देखते हैं, उतना तो आपने निकालना चाहिए था। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? एवरीबॉडी यार, बहुत बार इसमें क्वेश्चन ऐसा भी आता है, मैंने ये लॉस ऑफ स्टॉक में भी सॉल्व किया हुआ है कि सर वो अब आग अचानक से लग गई, अब हमारा टर्नओवर बहुत ही बढ़ गया, तो उसमें हम क्या करें? हम वो ऐसा तो कंपनी कुछ नहीं कर सकती ना। वो तुम्हारा इंश्योरेंस 5 लाख का ही है, हेल्थ इंश्योरेंस, मैंने तब भी बताया था। और आपको अचानक से हार्ट अटैक आ गया और 15 लाख का खर्चा आ गया, तो आप थोड़ी कंपनी को ऐसा बोल सकते मुझे तो पता ही नहीं था, नहीं तो हम बड़ा इंश्योरेंस ले लेते। पता ही नहीं था, कंपनी बोलती हमें पता ही नहीं था। ऐसा नहीं होता है। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? स्टेप 1 इज पीरियड, स्टेप 2 इज जीपी रेशियो, स्टेप 3 इज कितने, मैं इसको कभी मैं इंश्योरेबल अमाउंट बोलते ही नहीं हूं, मेरे को नहीं आता इंग्लिश। स्टेप 3 मतलब कितने का पॉलिसी अमाउंट आपने निकालना चाहिए था। वो कैसे निकालूंगा मैं? आग जब लगी ना, वहां से एग्जैक्ट 12 महीने का टर्नओवर, उसमें कुछ एडजस्टमेंट करना है रेशियो का, तो वो, और उस पर मैं स्टेप 2 मल्टीप्लाई करेगा। आई विल गेट कितने का पॉलिसी निकालना चाहिए था, कितने का निकालना चाहिए था, और क्वेश्चन में पॉलिसी अमाउंट लिखा रहेगा। वो दोनों को कंपेयर करके ये समझ जाएगा स्टेप 3 में कि अपना अंडर इंश्योरेंस है कि ओवर इंश्योरेंस है। ये तभी समझ में आ जाता है कि मैं बहुत ज्यादा इंश्योरेंस निकाल लिया कि कम इंश्योरेंस निकाला।
आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? एवरीबडी, सबको अंडर इंश्योरेंस का कंसेप्ट याद है? अंडर इंश्योरेंस का मतलब जितना आपको निकालना चाहिए था आपने उससे कम का इंश्योरेंस निकाला। कम का क्यों निकालते हैं लोग? कि भाई थोड़ा सा क्लेम भी हो जाए और प्रीमियम भी कम हो, तो वो तो नहीं चलेगा, उनको भी नहीं चलता है वो। तो आपको याद रखना है अंडर इंश्योरेंस आयो तो फिर आपको मालूम है स्टेप 7 एक स्टेप बढ़ जाएगा। ऐसे 6 स्टेप का ही है, बट अगर हाँ तो वो स्टेप 7 और एक बढ़ जाता है। ठीक है, क्लियर है? ये तीन है वो आपको एकदम सॉर्टेड है क्या एवरीबडी? ऐसे अगर आप आंख बंद कर रहे हो तो आपको कौन दिखता है? ये 3 ही स्टेप दिखने चाहिए। वेरी गुड रोहित। नहीं, मैं कुछ बोला क्या दादा? ये 3 स्टेप्स ही आपको दिखने चाहिए। कौन बोल सकता है ये तीनों स्टेप्स? पेज ही खत्म हो गया। कौन बोल सकता है? सब इधर उधर देख रहे हैं। कौन बोल सकता है तीनों स्टेप्स ऐसे बिना देखे? चोडिया जी बताइए। परफेक्ट। उसमें एडजस्टमेंट आया होगा तो एडजस्ट कर लेना। बराबर। डायरेक्ट जीपी रेशो, पहले वो टर्नओवर को क्या करना है? एडजस्ट कर लो। जब एडजस्ट कर लोगे तो उस टर्नओवर का नाम हो जाएगा एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, और फिर एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर इनटू द जीपी रेशो, दैट इज स्टेप 2, विल गिव यू हिंदी में। इंग्लिश क्या करता तो औरंगाबाद में है ना अपन, हमको तुमको 11वीं ऐसा बोलना है। तो इंग्लिश बोल रहा हो, 11th नो, 11वीं 11वीं। तो बराबर से बता, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर इनटू जीपी रेशो मतलब क्या? कितने अमाउंट का? हाँ उतनी होनी चाहिए। मेरे को लगा तू बोला उतने की निकाल ली मैंने। उतनी होनी चाहिए, निकाली तो आपने कुछ और होगी। बात समझ में आ रहा है? एवरीबडी नाउ अब शुरू होता है रियल गेम। स्टेप 4, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स। शॉर्ट सेल्स, अब ये शॉर्ट सेल्स क्या होता है थोड़ा ध्यान से देखो। इंश्योरेंस कंपनीज बड़ी खतरनाक होती है, ध्यान से देखो। इसको समझाने के लिए मैं मेरा आपको एक केस देता हूं। आप काफी छोटे थे, बट सबको गुलमंडी एरिया पता है? कितने लोगों को गुलमंडी पता है? जिनको नहीं पता है क्या करना है, शाम में क्रांति चौक पे खड़े रहना, और जब सिग्नल चालू हो जाए तो भागना शुरू करो। मजाक कर रहा हूं, ये सब घटनाएं करना नहीं बाबा, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। ये सब काल्पनिक और मजाक है, क्या जोक्स है ये? वैसे ऐसा गुलमंडी तो सबको ही पता है। तो वहां पर आपको तो मालूम है कैसे रोड पे आ गए हैं आप लोग, शॉप्स एंड ऑल। वहां पे चलने का जगह नहीं है, कार का जगह नहीं है, टू व्हीलर का जगह नहीं है। तो सम इयर्स बैक वहां पे रोड वाइडनिंग का काम चालू हो गया। रोड क्या अतिक्रमण क्या रहता वो, दुकानों को तोड़ने का काम चालू हो गया ऑन बोथ द साइड्स, लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों तरफ से तोड़ना चालू किया रोड बड़ा करने के लिए। तो उसमें हम लोग का भी शॉप था, मतलब मैं नहीं बैठता हूँ, डैड का। सबका लाइन में गया, वो भी गया। उसके पीछे एक थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ। सो हम लोगों का स्कूल यूनिफॉर्म्स का है, वो पता है ना, आप स्कूल में जाते हो तो कंपलसरी एक ही शॉप से स्कूल लेना पड़ता है। हाँ वो हम है। तो ऐसे सबका अलॉटेड है, रिस्पेक्टिव जो जो स्कूल में आप जो जो शॉप पे है। तो ऐसा वी ऑल्सो केटर टू सम स्कूल्स, कंपलसरी आपको वहीं से लेना होता है मैम, पता नहीं क्यों बट लेना होता है। अरे रुकना तू। तो व्हाट हैपेंस इज मे, or rather I should say May to August is a peak season। मतलब ऐसा होता था कि हम लोग पूरा स्कूल टाइम, जब छुट्टी होती थी अपनी समर हॉलीडेज, और हम डैड को बोलते थे चलो, डैड बोलते थे क्या चलो, बैठो घर पे।
और अब ऐसे ही होता है अपने गुजरात में धंधा पहले, हाँ, और अगस्त जैसे ही खत्म हो गया, स्कूल के एग्जाम्स आ जाते और डैड बोलते अब चलेंगे। मैं बैठो अभी अभी कुछ नहीं आ रहा इधर, अभी कुछ नहीं होता, अभी पढ़ने का ना, अभी कैसा हो, बोल गए घूमने और मार्क्स नहीं आए तो अपने कोई मार खानी है फिर से। तो मई जून जुलाई अगस्त इज अ वेरी पीक पीरियड, राइट, बहुत पीक रहता है। अगस्त के बाद हम मिलने रहते, रिलैक्स, फुल विल्ले, कोई हमको ऐसा कुछ नहीं। कस्टमर आया भी, उसने पूछा हमारे पास है, लेकिन हमको उठने का कंटाला आ रहा, हम बोलते नहीं है। कस्टमर बोलता है वो सामने है ना, बेचना ही नहीं है। और अगर वो बहुत ही बोल जाता, हम बोलते चाहिए गई 5 लाख का है, चले जाता। हम करते ही नहीं ऐसा, हो गया बोले अपना, हो गया खत्म। बात समझ में आ रही है अब क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, सुनो जरा। तो समझो अगर वो दुकान तोड़ने का कार्यक्रम सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये 3 महीने में हुआ, वो 3 महीने में तो हम वैसे भी वेल्ले बैठे थे, हम खुद ही बोल रहे थे हाँ हाँ इधर से तोड़ो इधर से हम खुद गाइड कर रहे हैं वहां पे, क्योंकि हम सब वेल्ले बैठे हैं। अब ये 3 महीने समझो, सितंबर, 1 सितंबर को दुकान टूट गया, तो 3 महीने लगे उसको बनाने। अब थोड़ा सोचो आप कितने खतरनाक हो। आपका समझो 50 लाख का, ये सारे फिगर्स काल्पनिक है, 50 लाख का आपका टर्नओवर है, जिसमें ये 3 महीने में ही आप 40 लाख कर लेते हो और बाकी के 9 महीने में आप 10 लाख करते हो। आपको समझ रहा मैं कहां लेके जा रहा हूं, समझना ही चाहिए, मेरे को मालूम है मैं स्मार्ट है। इधर देखो, सितंबर अक्टूबर नवंबर में हार्डली आपने 10,000 का किया होगा, वेले ही बैठे थे आप, लेकिन 3 महीना चला गया, इंश्योरेंस वाले आ गए, वी आर इंडियंस, एक्टिंग अपने खून में चालू कर दिया आपने ये देखो क्या हो गया, पूरा ताक जाम एकदम, एम्प्लॉयज को 5-5 रुपए ज्यादा, तुम भी रोना चालू करो, साहब ने पगार नहीं दिया, ये वो फुल चालू, एकदम भावुक हो गया। तो क्या हुआ क्या, ये देखो कैसा हो गया सर, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर इज पीक सीजन सर, और पीक भी नहीं तो सर आप अंदाज लगा लो, 50 लाख साल का टर्नओवर है हमारा, डिवाइड बाय 12, अप्रोक्स 4 लाख रुपए होते हैं। अरे ये सुनो, 3-4 महीने बंद हो गए सर, 12-15 लाख का नुकसान हो गया सर फिर से। अब इंश्योरेंस वालों को भी समझता है, क्योंकि वो तो ये करके आए ना, ऐसे एक्टर्स उनको इतने सालों से मिलते आ रहे हैं। तो अब वो क्या बोलते, फालतू बातें नहीं, वो बोलते तुम मेरे को एक काम करो, तुम्हारा आग लगा, नुकसान हुआ, दुख हमको भी हुआ है, लेकिन आपने प्रीमियम भरा है तो हमें आपको कंपेंसेट तो करना ही है। वो बोलते आग कब लगी, अपन ने बोला 17 अगस्त। कितने महीने के लिए बंद था, अपन ने बोला 3, 17 अगस्त से 17 सितंबर, 17 सितंबर से 17 अक्टूबर, 17 अक्टूबर से 17 नवंबर, मतलब आपका 17 अगस्त से 17 नवंबर, ये 3 महीने बंद था ना। पहले वो इंश्योरेंस पक्का ये 3 महीने, अपन बोलते हाँ ये 3 महीने, वो बोलते एग्जैक्ट यही 3 महीने पिछले साल का टर्नओवर बता। आपको समझ रहा है, बहुत बहुत दे आर वेरी श्रूड पीपल्स, अरे बडीज बोलोस, वो बोलते ये 3 महीने तेरा नुकसान हुआ ना, तुम सितंबर अक्टूबर नवंबर में बहुत धंधा करते ना, तुम ही बोले ना आप भी कि ये 50 लाख में से 45 लाख तो हमारा यही 3 महीने में होता है, सितंबर अक्टूबर नवंबर। तो वो क्या बोलते, ठीक है पिछले साल का सितंबर अक्टूबर नवंबर में क्या टर्नओवर किया आपने बता दो। आप भी समझ गए होंगे, या वेरी 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 खतरनाक पीपल। यही एक अंदाज लगा सकते हैं ना अपन, किसी ने देखा तो नहीं है, कौन ऐसे कैसे कोई बता सकता है कि दुकान बंद होने से इतने का लॉस हुआ, हम कैसे बता सकते हैं, सामने नहीं यार, सामने वाला तो अपने पहचान का कि किसका हुआ, ये इधर ये लाइन में कोई दुकान का कुछ हो गया और वो दुकान 3 महीने के लिए जल गया, ये कैसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना कि वो अगले 3 महीने में क्या करने वाला था। यस और नो, पक्का। ऐसा बहुत बार होता है, जैसे कोई आया पेरेंट, अब मेरे पेरेंट्स भी ऐसे, सबके ऐसा, प्लीज अभी बुरा मत लगाना, ऐसा कोई पेरेंट आया, और हमेशा ऐसा होता है और हर के साथ होता है, और हर पेरेंट को अपना बच्चा स्मार्ट ही लगता है और स्मार्ट होता भी है, वैसा नहीं बोल रहा हूं। तो होता कैसा है, अगर समझो अच्छा सब आ गया तो दैट्स गुड,
बट समझो इफ देर इज सम फेलर, अच्छा मैं अभी एग्जाम्पल अब बोल रहा हूं जबकि रिजल्ट आ चुके हैं, तो आइदर द पेरेंट विल से कि पागल है ये, मारो इसको, या तो फिर वो क्या बोलते हैं, चलिए क्या हो गया ना, बीमार हो गया था, घर में ये हो गया था, घर में वो हो गया था, ये हमारे घर में बीमार थे, तो यही डॉक्टर बन के इलाज कर रहा था, तो हमने इसको बोला तू डॉक्टर का कर ले, फाउंडेशन छोड़ दे बाजू। अब ये सब तो बोलने की बातें हैं, मतलब आई एम नॉट सेइंग अगेन, तो मेरे पे समझ, डोंट जज मी, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि दैट्स ऑल ओके। अपन कैसे एनालाइज कर सकते हैं पास्ट को देख के कि अच्छा चलो ये 3 महीने सच में आपका जेन्युइन था, पास्ट में क्या किया, होता है ना ऐसा, पास्ट में क्या किया, ये इस बार आपका सच में जेन्युइन इशू था, 12th में कितना है मालूम पड़ा, वहां तो 42 है, 10th में कितना है वहां तो 37 है, हाँ तो फिर इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती, चल झूठा। ऐसे ही वो यहां पर आपसे पकड़ना चाह रहे हैं, आपको बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं एवरीबॉडी। तो यहां पर हम क्या बोलने वाले हैं, इसको क्या बोलने वाले हैं, अब आप यहां पर क्या लेंगे, देखिए इधर ध्यान से देखना एवरीबॉडी, यहां पे क्या बोलने वाले हैं, स्टैंडर्ड टर्नओवर फॉर द इंडेमनिटी पीरियड फॉर प्रीसीडिंग ईयर, प्रीसीडिंग ईयर का जो ये ईयर का 3 महीना डिसलोकेट हुआ ना, मेरे को यही 3 महीने का लास्ट ईयर का चाहिए, तुम मुझे बाकी का मत दो। अब आपको ऐसा लगता है सर अपन पिछले साल का 3 महीने का बता देंगे, ऐसा ऐसा कोई बता नहीं सकता, तेरे में भी इतना डोका है, रिटर्न फाइल होता है, जीएसटी फाइल होता है, पहले से ही सब सेट होता है, कोई ऐसा पहले से सेटिंग करके नहीं रखता ना कि अपने 3 साल बाद आग लगाएंगे, ऐसा नहीं होता है। और आपके जीएसटी, तुमको जीएसटी समझ नहीं समझता, मैं मानता हूं, ये मुझे देख रहा हमारा चालू हुआ क्या, तो कैसे पूछता, अरे बेसिक तो मालूम है कि नहीं जीएसटी। सो व्हेन यू डू परचेज सेल एवरी मंथ यू हैव टू फाइल अ रिटर्न विद द गवर्नमेंट, सो वो तो लॉक है, उसको चेंज नहीं कर सकते, और धीरे धीरे सरकार इतना टाइट रेगुलेशंस ला रही है कि आप कुछ कर भी नहीं सकते उसमें, तो ये आप झूठ बोल ही नहीं सकते कि पिछले 3 साल के 3 महीने में आपका क्या टर्नओवर था। बात समझ में आ रही है एवरीबडी, वो यहां पर आएगा, स्टैंडर्ड टर्नओवर फॉर द इंडेमनिटी पीरियड बट फॉर द प्रीसीडिंग ईयर, वो बोलते पिछले साल का 3 महीना। एक मिनट, एडजस्टमेंट इंश्योरेंस वाले मानते तो ठीक है भाई, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये सब क्या था अपना, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर जो भी था, वो 3 महीने पिछले साल तुमने 1 लाख का टर्नओवर किया, तो ये साल मानता हूं 10-10% से टर्नओवर बढ़ते हैं, तो तुम एडजस्ट कर लो, एडजस्ट कर लिया आपने, तो यहां पर आपका आ जाएगा एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर। कसं वाटलं, चांगलं वाटलं, बोलो रे पक्का। सर मेरे को तो ना टर्नओवर ही टर्नओवर दिख रहे हैं, हाँ तो दिखने ही वाले है ना। स्टेप 2 क्या है, वो टर्नओवर जो 12 महीने का है पिछले साल का। स्टेप 3 क्या है, वो टर्नओवर 12 महीने का लेकिन पिछले साल का नहीं, आग लगने से पिछले 12। और ये वाला टर्नओवर कौन सा है, ये पिछले साल का डिसलोकेटेड पीरियड का टर्नओवर। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल एवरीबॉडी, ओके। तो आपको लगा होगा कि सर अब ये तो अपना नुकसान हो गया, अब तो समझ गया ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में अपन ने पिछले 3 महीने में 1-1.5 लाख का टर्नओवर किया था, उसमें 10% अपन ने और ऐड किया, तो इतना तो अपना सेल का नुकसान हो गया ना, नहीं अभी और बाकी। तो जब मैं आपको अब एग्जांपल पे आता हूं, तो जब वो रोड शॉप्स वगैरह सब गिर रहा था ना, इट वाज एक्चुअली द पीरियड ऑफ मई जून जुलाई। और फिर क्या होता है, स्कूल के प्रिंसिपल्स का फोन आता, क्या हमारे बच्चे बिना यूनिफॉर्म के आ रहे, बच्चे बड़े खतरनाक रहते, प्रिंसिपल जो है वो हमको फोन करता कि यूनिफॉर्म क्यों नहीं दे रहे हो, हम फोन पे बात करते करते ऊपर से स्लैब आ रहा, अब ना भी नहीं बोल सकते, कॉन्ट्रैक्ट है अपना, ऐसे थोड़ी बोल सकते। तो डैड ने क्या किया, आजू बाजू की जो दुकान है, यू नो ना एम पावर, यू डोंट नो एम पावर, विटामिन एम मनी, एम पावर विटामिन एम एक ऐसी गोली है, दिया ना तो इंसान का दिमाग जो है ना बंद हो जाता, करके देखो, अभी नहीं है जब कमाओगे तब। तो क्या होता है, डैड ने क्या किया, आगे पीछे आजू बाजू 1-2 शॉप्स है, उनको बोला
ये शॉप हम ले लेते 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, और एक लमसम अमाउंट बोल दिया। सामने वाले को दिखा, उसने बोला चलो 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 सब खाली कर दो अपना, और हमने क्या कर दिया, इनसाइड लेन में एक शॉप ले लिया, और जहां पर शॉप टूटा था वहां पे एक आदमी को बिठा दिया, और वो बोलता है, औरंगाबाद में बोर्ड देखने के बाद भी लोग बोलते हैं कहां है, कहां है, बोर्ड तो दिख रहा है कि इधर जाना है, इधर ही जाना है क्या? जैसे अपन ईमेल भेजने के बाद कैसे बोलते हैं मैंने ईमेल भेजा है, इन द सेम मैनर, तो आदमी बिठाना पड़ता। बहुत खतरनाक है यहाँ पे लोग। व्हाट्सएप करने के बाद टेक्स्ट मैसेज भेजते, व्हाट्सएप देखना मैंने व्हाट्सएप भेजा है, तो व्हाट्सएप ही क्यों भेजा, टेक्स्ट मैसेज भेजना। आदमी बिठा दिया हमने। अब थोड़ा ध्यान से देखिए हमने क्या किया, तो बताइए पीछे धंधा फुल चल रहा है, फुल चल रहा है धंधा। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? वो भी खास कौन सा, मई जून जुलाई। इंश्योरेंस वाले आ गए, उन्होंने पूछा सच में तुम्हारा मई जून जुलाई सीजन होता है? हमने बोला सर मई जून जुलाई हमारा पीक है। हमने बोला आपका बच्चा कौन से स्कूल में जाता है? इंश्योरेंस वाले पूछा, उसने बोला ये स्कूल। बोला वो भी यूनिफॉर्म हम ही देते हैं। तो उसको लगा हाँ रे ये तो सही है यार, ये तो सही है। मतलब नहीं नहीं आपका बराबर है कि आप सच में 40 लाख तो ये 3 महीने में ही करते हो, और 10% से बढ़ाएंगे तो 4 लाख और बढ़ जाएगा, तो 44 लाख का तो सच्ची नुकसान हो गया। लेकिन फिर इंश्योरेंस वाला बोलता है बट सर वो टाइम पे मैं यूनिफॉर्म लेने आया था और आपने दिया भी था। अपनी एक्टिंग चालू, नहीं ये देखो सब गिरा हुआ है, ये हमारा आदमी यहां पे बैठा है कब से धूल में, 10 दिन हो गए नया नहीं। नहीं बोले आपने धंधा किया है, ऐसा आपने धंधा किया है। ये डिसलोकेशन में भी आप घर पे नहीं बैठे थे, एक तरफ आपकी दुकान रिनोवेशन में थी और आप बाहर स्टूल लगा लगा के बेच रहे थे, लगा लगा के बेच रहे थे। जितना बेचा है रूल कहता है लेस एक्चुअल सेल्स, यहां से वो लेस हो जाएगा, फिर जो आता है उसको ही शॉर्ट सेल्स माना जाएगा। इज दिस क्लियर? सो इंश्योरेंस कंपनी कुछ भी नहीं छोड़ती है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कहती है। क्या कहती है कि पिछले 3 महीने जो धंधा किया पहले वो बता दो, उसमें आपके लिए हम एडजस्ट कर देते हैं, तो वो हो जाएगा एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर। बट अब ये मत बोलो कि आपका सच में कुछ भी नहीं था। अगर आपने ये 3 महीने बिजनेस किया है लेस एक्चुअल सेल्स, then only we can say it's a short sales. Are you getting what I am trying to tell you by this? अगर सच में आपने इधर 40 लाख का धंधा कर ही लिया था तो आपका शॉर्ट सेल्स जो है वो सिर्फ 4 लाख ही होगा। Are you getting what I am trying? बादे बादे बादे। यहां पर क्या आना चाहिए? स्टेप 5, लेकिन मैं बाद में सिखाऊंगा। स्टेप 6 देखिए यहां पर। स्टेप 6 इज द लास्ट स्टेप, नेट क्लेम, जिसके अंदर सबसे पहला ही होता है लॉस ऑफ प्रॉफिट। और लॉस ऑफ प्रॉफिट में क्या होता है मालूम है? स्टेप 2 इंटू स्टेप 4। सही है कि नहीं? स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 क्या है? जीपी रेशो। और स्टेप 4 क्या है? एक्चुअल शॉर्ट सेल्स। तो जितना सच्ची शॉर्ट सेल हुआ इंटू द जीपी रेशो दे देता आपको। स्टेप 2 इंटू स्टेप 4। क्या ये सबको क्लियर हुआ? पक्का एवरीबडी? नंबर 2, सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, वो लेस करने के। याद है वो सैल्वेज वैल्यू कैसा लेस करते थे तुम? यहां पे सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग लेस करना है। सर ये क्या होता है? बहुत बार आपने जो खर्चे इंश्योरेंस कराए ना, इंश्योरेंस कंपनी को भी पता चल जाता तुमने एक्चुअली वो भी खर्चे बचाए। मतलब तुम्हारे पास 10 आदमी थे, तुम्हारा 1 लाख रुपया मंथली सैलरी था, तुमने उसका इंश्योरेंस निकाला था, लेकिन आग लगी 10 दिन के अंदर 5 आदमी ने बोला सेठ जाने दो, अच्छा भी नहीं लग रहा मुझे फुकट में लेने का, मैं कहीं और जॉब ढूंढ लेता, जब आपका सब हो जाएगा तो मुझे फिर बुला लेना। भाई खुददार निकला हो, आधे एम्प्लॉय छोड़ के चले गए, तो आपकी सैलरी हो गई 50,000, तो आपने भी 50,000 इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस में बचाए ना, तो वो लेस कर, वो भी लेस कर देना। सर ऐसा क्वेश्चन बोलेगा, हाँ सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, वो भी लेस होगा। आर यू गेटिंग दिस? और थर्ड है एडिशनल अलाउेबल एक्सपेंसेस, इट इज एज पर स्टेप 5 विच आई विल टीच यू अभी। वो यहां पर आ जाएगा।
तो ये बन जाएगा क्या, नेट क्लेम। क्लियर। ये तीन चीजें आप उससे क्लेम करेंगे। नंबर 1 प्रॉफिट, नंबर 2 अगर कुछ इंश्योर्ड में बचाया है तो वो लेस कर देंगे, और नंबर 3 मैंने सिखाया है नहीं, बताता हूं अभी, एडिशनल खर्चा, वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। दैट इज योर टोटल नेट क्लेम। आपको याद है ना स्टेप 7 ऑफ एडमिसिबल क्लेम? कितने लोगों को याद है एडमिसिबल क्लेम? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एडमिसिबल क्लेम? नेट क्लेम into policy amount upon insurable amount। याद है ना, वहां पे वो स्टॉक ऑन डेट ऑफ आया था, यहाँ पे इंश्योरेबल अमाउंट, दैट स्टेप 3 ना, मैं लिख देता हूं स्टेप 3। ये तभी आएगा जब इट्स अ केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस। अगर अंडर इंश्योरेंस नहीं रहा तो स्टेप 6 इज लास्ट स्टेप। अगर अंडर इंश्योरेंस रहा तो आपको स्टेप 7 तक भी जाना पड़ेगा। क्लियर? पक्का? अब स्टेप 5 क्या है? स्टेप 5 है कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल अलाउएबल एक्सपेंसेस। इसके अंदर 3 चीजें आती है, और ये तीनों में से जो भी कम रहेगा वो आपको लेना है। तीनों में से जो भी कम रहेगा वो आपको लेना है। नंबर 1 क्या है, ध्यान से देखना, ये अपने अपने पर्सपेक्टिव से है। आपको दिखा यहां पे इंश्योरेंस कंपनी ने कैसे चालाकी से एक्चुअल सेल्स काट दिया। तो अपन इंश्योरेंस कंपनी को बोल सकते हैं ना, ठीक है आप मेरे को 44 लाख का नहीं कंपेंसेट करके दे रहे ना, मेरे को 40 लाख आपने लेस कर दिया ना, क्योंकि मैंने इंडेमनिटी पीरियड में भी धंधा किया, ये मैं खुद से किया, बट फिर भी आपने लेस कर दिया ना। तो वो फुकट में किया क्या? वो दुकान को हमने रेंट भरा, हमारी खुद की दुकान थी, फिर भी हमने वो दुकान को क्या किया, रेंट भरा। उसका कौन भर के देगा? समझ में आता है? तो नंबर 1 एडिशनल एक्सपेंस इंकर्ड, जो भी तुमने इंकर करा होगा लिख दो, जो भी करा होगा लिख दो। अब इसमें भी अपन झूठ बोलते हैं। कैसे झूठ बोलते हैं? सामने वाला पूछता कितना रेंट दिया था, क्या हो गया सर वो मान ही नहीं रहा था, तो हमने क्या कर दिया 50 लाख दे दिया उसको। तो वो इंसान वाला गुलमंडी पे 4 महीने का 50 लाख दिया है, अभी क्या करेंगे सर? पूछो उसको, वो भी अपना पहचान का, अपन उसको 1% तेरे को मिलेगा। तो वो भी इंश्योरेंस वाला बोलता हाँ 50 लाख लिया हूं, दुकान में अपने सोने चांदी नीचे से आते, जमीन में गड़े, झूठ बोलते अपन। तो इंश्योरेंस कंपनी ने एक दिमाग लगाया। मेरे को बताइए, जब पहले से इंसान नुकसान में हो और अपन कुछ बेच रहे हैं, अगर मैं 100 रुपए की चीज बेचकर 30 रुपए कमा रहा हूं, तो उसको बेचने के लिए इंसान 30 से कम ही खर्चा करेगा ना। मैं अमेजॉन फ्लिपकार्ट की बात नहीं कर रहा, ये पागल है कि 100 की चीज बेचते, कमाते 20 और खर्चा करते 400। दे आर इन द कैश बर्निंग मोड। बट अगर बेसिक धंधा, मेरे को मालूम है आज मैं ये दुकान खोलूंगा तो मेरे को साल में 100 लाख 1 करोड़ का धंधा होगा, जिसमें मैं 20 लाख कमाऊंगा, तो मैं खर्चा भी कितना करूंगा, 20 जितना ही करूंगा ना। कोई ऐसा तो नहीं करता ना कि 20 लाख कमाया लेकिन खर्चा 25 लाख कर दिया। तो आज के बाद इंश्योरेंस कंपनी ने क्या बोला, तुम लिख दो यहाँ पे 50 लाख, तुमने 50 लाख किया ना, ठीक है, तुमने ये 50 लाख का रेंट भर के कितने का धंधा किया, 40 लाख। जीपी ऑन एडिशनल सेल्स 40 लाख पे आपका समझो जीपी था 25%। आपको समझा क्या हुआ? अभी बाजू में लिखा है विच एवर इज लेस, मतलब तुम बोलते हो कि तुमने ये 40 लाख के धंधे के लिए 50 लाख का रेंट भर दिया, बट वो 40 लाख के धंधे पे तो तुमने 10 लाख ही कमाया। कौन है ऐसा येड़ा 10 लाख के प्रॉफिट के लिए 50 लाख का रेंट देता है? तो इंश्योरेंस कंपनी बोलती है तुम झूठ बोल रहे हो, हम तो तुमको 10 ही भर के देंगे, हम तुमको 10 ही भर के देंगे। और समझो ऐसा हुआ तो अब इंश्योरेंस कंपनी ऐसा बोल रही, तुमने कमाया 10 लाख, बट ये 10 लाख को कमाने के लिए तुमने कितना खर्चा किया, 5 लाख, ठीक है ले लो,
5 लाख का खर्चा किया ना, दे देते हैं 5 लाख रुपए, कौन ना बोल रहा, ले लो, वी आर हैप्पी टू गिव यू। और तुमने बोल दिया ऐसा, तो वो क्या बोलते, 10 लाख के प्रॉफिट के लिए 50 लाख का खर्चा, झूठ बोल रहे हो, 10 लाख ले लो, वो बराबर पकड़ में आ जाता है, कोई झूठ बोल ही नहीं सकता उसमें। सो एक है जितना खर्चा हुआ वो, दूसरा है ये जो सेल लाया उस पे जीपी रेशो करके देख लो, दोनों में से जो लेस होगा वो। अभी एक और एक बाकी है, मैंने बीच में लिखा नहीं, आप पहले ये और ये समझ में आया सबको, श्योर अबाउट दिस, पक्का एवरीबॉडी। दूसरा वो ये करना चाहते हैं, एडिशनल एक्सपेंस इंकर्ड, सर वो तो ऊपर भी है ना, हाँ, इनटू स्टेप 3 अपॉन स्टेप 3 प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। आपको नहीं मालूम, बहुत खतरनाक खेल लिया उन्होंने इधर। अब थोड़ा ध्यान से देखना क्या करने वाले हो। मैं जब लिखता हूं स्टेप 3, व्हाट इज स्टेप 3? आपकी पॉलिसी अमाउंट, आपने जो पॉलिसी लेनी चाहिए थी, जो लेनी चाहिए थी अपॉन लेनी चाहिए थी प्लस जो नहीं लिया, वो आपसे खर्चों का भी प्रपोर्शनेट ही देने को तैयार है। क्योंकि वो कहते हैं तुमने 25 लाख के खर्चे इंश्योरेंस कराने चाहिए थे, तुमने खर्चों का इंश्योरेंस कम किया ना। जैसे स्टेप 7 में कैसा तुम लोग एडमिसिबल कर देते कि अंडर इंश्योरेंस कराया ना तो मैं भी प्रपोर्शनेट दूंगा, तो वो स्टेप 5 में बोलते तुमने अगर खर्चा भी पूरा इंश्योर नहीं कराया है तो हम खर्चा भी आपको क्या करेंगे, प्रपोर्शनेट देंगे। समझो अगर आपने सारे खर्चे इंश्योर्ड किए होते तो कॉमन सेंस ये अनइंश्योर्ड क्या आ जाएगा, which is step 3 upon step 3 which will be exactly equal to what is 1। तो वो कहते हैं अगर तूने सारे खर्चे इंश्योर कराए हैं तो मैं तुझे पूरा खर्चा भी दूंगा, लेकिन तूने अगर खर्चे भी थोड़े ही इंश्योर किए और थोड़े नहीं किए तो फिर हम भी क्या कर लेंगे, प्रपोर्शनेट देंगे, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। इस तरह से 3 में से जो लेस आएगा मैं आपको वो देने को तैयार हूं। नंबर 1 क्या खर्चा किया, नंबर 2 खर्चे का प्रपोर्शनेट, नंबर 3 ये खर्चा करके कितना कमाया जरा वो तो बता। ये तीनों में से जो लेस होगा वो स्टेप 6 के यहां पे लिख देने का, वो स्टेप 6 के यहां पे आप लिख दीजिए। एवरीबॉडी नाउ विल एक्सप्लेन। एक बार फिर से पूरा अच्छी तरह से फिर से एक बार देख लेना, एक बार फिर से देख लेना, क्योंकि कल मैं नहीं रुकूंगा, कल सम आएगा, नंबर आएगा, मैं पुट करूंगा। मेरे पास फॉर्मेट बने हुए रहते हैं, मेरे को सिर्फ एक बटन दबाना होता है, कंट्रोल कॉपी। हाउ मेनी फॉर्मेट्स, 8, डन। तुमको बनाना है, ध्यान से एक बार पूरा रट के जाना है। स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 है डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर में क्या डिस्क्लोज करना है कि आपका पीरियड कितना है, कैसा करना है। पॉलिसी में जो लिखा है ध्यान से सुनिए, 2 मिनट की आलस, नींद या टाइम पास आपके जीवन को खराब कर सकती है। स्टेप 1 डिसलोकेशन पीरियड या पॉलिसी अमाउंट विच एवर इज लेस, डिसलोकेशन पीरियड या पॉलिसी अमाउंट विच एवर इज लेस। ये स्टेप को लिखने ना लिखने से आंसर पर कोई असर नहीं गिरता, बट मार्क्स और अटेम्प्ट पर असर गिर सकता है। तो लिखें स्टेप 1 इंडेमनिटी पीरियड, पॉलिसी अमाउंट या डिसलोकेशन विच एवर इज लेस। क्या करना है, जब आप घर पर फॉर्मेट बनाएंगे यहां पर थोड़ा सा स्पेस रखना है, यहां पर थोड़ा सा स्पेस रखना है, यहां पर ऑटोमेटिकली स्पेस होगा सच्ची, और आपको सिर्फ मंथ और मंथ लिख देना है। स्टेप 1 में आपको सिर्फ इतना जानना है कि वो हमें कितने महीने का भर के देंगे। स्टेप 2 में हमें जीपी रेशो निकालना है। जीपी रेशो कैसे निकलेगा, जीपी रेशो इज नेट प्रॉफिट पिछले साल का, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस पिछले साल का, अपॉन टर्नओवर वो भी पिछले साल का, इनटू 100 एक जीपी रेशो आएगा। जीपी रेशो का मतलब है इतना परसेंट में तुमको भर के देता हूं। अगर एडजस्टमेंट करने का बोला तो हम एडजस्ट करेंगे, एडजस्टमेंट करने का नहीं बोला तो हम एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस प्लस अपॉन टर्नओवर इनटू 100। स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब ऐसे खर्चे जो आग लगने के बाद भी इंकर होते रहेंगे। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब ऐसे खर्चे जो आपने इंश्योरेंस कंपनी को पॉलिसी बनाते वक्त बताए थे। इज दिस क्लियर, बोलो रे। यू मीट मी वंस द लेक्चर इज ओवर। क्लियर है पक्का एवरीबॉडी? ऑलवेज रिमेंबर कॉस्टिंग तो अभी हम शुरू किया है, थोड़ा सा ही किया है। ये चैप्टर के बाद फिर हम कॉस्टिंग के बैक टू बैक 3 चैप्टर्स करेंगे। थोड़ा सा अगर मैं आप छोटी सी बात बता दूं, अगर आपको समझे ना समझे कोई बात नहीं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ खर्चा,
वेरिएबल खर्चा एंड फिक्स कॉस्ट खर्चा, ये मैंने बहुत सिखाया, बहुत बताया, डेमो में बहुत चल रहा था। वेरिएबल खर्चा, फिक्स खर्चा, याद रखना फिक्स खर्चा ही होता है स्टैंडिंग खर्चा। वेरिएबल खर्चा तो सेल्स के साथ बदलता है, सेल नहीं रहेगा तो वेरिएबल कहां से रहेगा? मेरे को नहीं समझ रहा, क्या समझ रहा, मैं क्या बोला, मेरे को समझ रहा क्या? मुझे समझ रहा आपको। लेकिन फिक्स कॉस्ट तो ऐसा कॉस्ट है जो सेल हो तो भी होगा, सेल ना हो तो भी होगा। तो कल जाकर उन्होंने अपने को ऐसे आड़े टेढ़े 4-5 खर्चे दे दिए ना, हो जाता है ऐसा कभी कभी, कुछ भी दे देते वो, ट्रैवलिंग, टेलीफोन, सेल्समैन कमीशन, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, रेंट, और बाद में बच्चा बाहर आके बोलता सर उन्होंने बताया ही नहीं कौन सा स्टैंडिंग है और कौन सा सीटिंग है। अरे तेरे को पढ़ के समझता क्या कि वो खर्चा सेल के साथ मूव होता है क्या? अगर वो मूव होता है तो वो वेरिएबल है, और अगर वो वेरिएबल है तो वो स्टैंडिंग नहीं है, और अगर वो सेल के साथ मूव ही नहीं होता तो वो स्टैंडिंग है, वो तुमने ले लेना चाहिए था। क्लियर है सर? ऐसा क्वेश्चन है कि अपनी बुक में, टेस्ट में भी आएगा। क्लियर है एवरीबॉडी? टेस्ट में बजाएंगे, सबका बजेगा, डोंट वरी। यहां तक सबको क्लियर है? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन टर्नओवर, ये तीनों कौन सा ईयर का लेना है? मैम जिस ईयर में आग लगी है कि, आपका नाम, हाँ, जिस ईयर में आग लगी है कि पिछले साल? पिछले साल का। बहुत बढ़िया। स्टेप 3 अथर्व मेरा भाई, स्टेप 3 को हिंदी में क्या कहते हैं? जितनी पॉलिसी अमाउंट चाहिए उतनी, और उसके लिए तू कौन सा टर्नओवर लेगा? मैं तेरे को 4 ऑप्शन देता हूं। एक पिछले साल का, एक आग लगने से 12 महीने, एक पिछले साल के वही 3 महीने जिस 3 महीने में नुकसान हुआ था, चौथा ऑल ऑफ द अबव। सेकंड मुझे याद नहीं आ रहा है। आग से पहले बहुत बढ़िया। आग लगने से एग्जैक्ट 12 महीने, क्या उसमें एडजस्टमेंट करना है कि नहीं करना? करना है। ऐड भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है। जब ऐड लेस हो जाएगा गौरव जी, तो उसको नाम क्या है? एनुअल बराबर है, डम सरास खेलते हैं 3, एनुअल सेकंड, पहला नहीं, रुपेश बहुत बढ़िया भाई, तू धमकी दे देता मेरे को। बड़ा कैसा एडजस्टेड है ना, बोला तेरे को। अरे भाई आराम से ले लो। एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर बराबर है, और आपको अगर इंश्योरेबल अमाउंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? स्टेप 2 इंटू स्टेप 3, मतलब क्या करना है? एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर इंटू जीपी रेशो विल गिव यू इंश्योरेबल अमाउंट, और इंश्योरेबल अमाउंट वो अमाउंट है जितनी की आपने पॉलिसी निकालनी चाहिए थी। अगर सच में आपका वो स्टेप 3 का आंसर 1 लाख आता है, और आपने क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि पॉलिसी अमाउंट 85,000 का है, तो आ भी जाएगा 7 स्टेप। अरे बोलो। और अगर आपके पॉलिसी अमाउंट क्वेश्चन में दिया है 3 लाख, और आपका स्टेप 3 का आंसर आ रहा है 2,80,000, तो आप बच गए। आप स्टेप 6 तक ही सॉल्व करेंगे और घर चले जाएंगे। बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। स्टेप 3 तक क्या कोई भी अभी तक लॉस की कैलकुलेशन हुई थी कि नहीं हुई थी? नहीं हुई थी। यहां तक सिर्फ इतना ही जाना गया कि आपको क्या रेशो भर के देना है और आपकी कितनी पॉलिसी होनी चाहिए थी। स्टेप 4 का लड्डा जी हेडिंग क्या है? बहुत बढ़िया। और उसमें हम कौन सा सेल लेंगे? वो पीरियड। बहुत बढ़िया। तो करंट ईयर में जो 3 महीने आग लगने के बाद, ये मैं 3 महीने बोल रहा हूं, मतलब तुम्हें समझ रहा है ना कि 3 नहीं, मतलब जो क्वेश्चन बोलेगा वो, तो जो समय के लिए आपका डिसलोकेशन करंट ईयर में हुआ है, ठीक वही पीरियड आपको पिछले साल का लेनो है। उसमें एडजस्टमेंट करना है कि नहीं करना है? आप बोलो करना है तो करेंगे, नहीं बोलेंगे नहीं करेंगे। करना है कि नहीं करना है? करना है। क्वेश्चन जो बोलेगा वो, तो क्वेश्चन बोल रहा है तो करना है कि नहीं? तो करना है। तो उसको नाम क्या देंगे? पीछे मैम्स यहां पे गिरिजा बराबर ना मैम, एंड द ग्रुप मैम। नहीं नहीं, आपने आगे का बोल दिया। पहले स्टैंडर्ड टर्नओवर एडलेस एडजस्टमेंट को क्या बोलेंगे बाद? बराबर है, एडजस्ट उसके पहले थोड़ा बीच में। स्टेप 3 में बोलते हैं एडजस्टेड एनुअल, इसमें बोलेंगे स्टैंडर्ड, एडजस्टेड स्टैंडर्ड। अरे यस और नो, इसमें से हम लोग क्या लेस कर डालेंगे? एक्चुअल सेल्स। मतलब अगर आपने उस डिसलोकेटेड पीरियड में कुछ धंधा किया है तो वो लेस कर दीजिए, और अगर सच में आप 3 महीने चुपचाप घर पे बैठे थे, कुछ नहीं किया, तो एक्चुअल सेल्स भी कुछ नहीं होगा, आपको मिल जाएगा शॉर्ट सेल्स। 1 मिनट, डायरेक्ट ये शॉर्ट सेल कौन सी स्टेप में चला जाता है? ये शॉर्ट सेल जो है ना, डायरेक्ट एक स्टेप में चला जाता है। गुप्ता मैम बताइए स्टेप, गुप्ता मैम स्टेप 6 कैलकुलेशन और में सबसे पहला क्या है? सबसे पहला क्या है? स्टेप 6 में सबसे पहला क्या होता है? हिंट, चैप्टर का नाम क्या है? मैम इतना भी नहीं बोलना था,
चैप्टर का नाम क्या है? लॉस ऑफ प्रॉफिट। और वो ब्रैकेट में हम डैश इनटू डैश स्टेप करते हैं। मैम वो कौन सा डैश इनटू डैश है? कौन सा डैश इनटू डैश है? पीछे मैम विधि मैम, विच स्टेप इनटू विच? विधि मैम इतने हाई, एकदम हार्ट बीट फास्ट हो गया मैम का। बोला मेरा नंबर है, जल्दी बता क्या है। यस मैम, कौन से दो स्टेप्स है? डैश इनटू डैश। अब लॉस ऑफ प्रॉफिट का मैं आपको भर के देने वाला हूं, कौन सा डैश इनटू कौन सा डैश? नहीं, पीछे अमृता मैम, बाजू मैम, स्टेप टू इंटू स्टेप थ्री तो इंश्योरेबल अमाउंट है। अब लॉस ऑफ प्रॉफिट भर के दे रहा हूं मैं आपको, तो आप कौन सी स्टेप इंटू कौन सा स्टेप करेंगे? बाजू मैम, इज द करेक्ट आंसर। इतना स्माइलिंग, इतना प्रेशर ले लेते, मैंने कभी किसी को इधर उठक बैठक करने लगाया? स्टेप टू इंटू स्टेप फोर, ये क्या होता है? लॉस ऑफ प्रॉफिट। स्टेप टू इज जीपी, स्टॉप फोर इज शॉर्ट सेल्स। अब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको लॉस ऑफ प्रॉफिट मिल जाएगा। स्टेप सिक्स में दूसरा आइटम क्या होता है, कौन बताएगा? दूसरा आइटम, दूसरा, अब बोली मैम, दूसरा आइटम लॉस ऑफ प्रॉफिट, हिंट, लेस। एक ही आइटम होता है जो लेस होता है। कमॉन तारे गल्ली, जल्दी जल्दी पूछ ले किसको भी। लेस जय हे, जय हे मैम। ओके, आंसर योर राइट। सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, बराबर है, वो लेस हो जाएगा। और एक और तीसरा भी होता है जो मैंने आखिरी में बताया, वो तीसरा क्या होता है? एडिशनल अलाउएबल एक्सपेंसेस, वो स्टेप 5 से आता है। अब स्टेप 5 में तेरा 3 थिंग्स, जिसमें से आपको विचेवर हायर लेना है कि विचेवर लोअर लेना है? विचेवर लोअर। अब उसमें 3 चीजें, वो 3 में गौरव बताएगा एक कौन सा, कोई भी एक बता। अच्छा, स्टेप 5 का हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल एक्सपेंस। करेक्ट है, एक है। दूसरा बोलना चाह रहा है, बोल दूसरा। तूने तीनों बोल दिया ना, रिश्ते पे रिश्ते आएंगे तेरे को आज। 3 बता दे तो आज। पहला आ गया एडिशनल एक्सपेंस इंकर्ड, दूसरा कम ऑन, अब तो बहुत ट्राई कर रहा हूं। दूसरा हिंट देता हूं, एडिशनल एक्सपेंस इंकर्ड इनटू कुछ तो भी अपॉन कुछ तो भी प्लस कुछ तो भी। आता है तेरे को? मेरे को मालूम आता है। कुछ तो भी अपॉन कुछ तो भी प्लस कुछ तो भी, मैं हमको आ रहा है। बहुत बढ़िया। और तीसरा कौशिक जी बताइए, तीसरा क्या था उसमें? कौशिक बोल रहे ऐसा नहीं यार, तू ऐसा अचानक पूछता नहीं, मैं कल बताऊंगा, तो मैं आज घर पे जाके देखूंगा फिर कल बताऊं। तीसरा मैम बोलना आप, बोलिए। तीनों बोल दे। मेरा ऐसा स्कूल में होता था, मेरे को स्कूल में बोलते 8 8 जा, मैं ऐसा बोलता था मैं स्टार्ट से करूं क्या? मैं 8 1 जा, 8 ऐसे बीच में से नहीं पूछना, बीच में से नहीं, स्टार्ट से। यस मैम। नहीं आराम से मैम। बराबर है। सो जीपी ऑन एक्चुअल सेल्स, जो आपने एक्चुअल में सेल्स किया, जो स्टेप 4 में दिख रहा है एक्चुअल सेल्स इनटू द जीपी, वो आपका स्टेप 3 है। वेरी परफेक्ट मैम। तीनों में से जो लोअर रहेगा वो आपको स्टेप 6 में डालना है, और अगर अंडर इंश्योरेंस हो गया तो स्टेप 7 आ जाएगा। स्टेप 7 इज एडमिसिबल क्लेम इनटू नेट क्लेम इनटू पॉलिसी अमाउंट अपॉन इंश्योरेबल। पूरा रट के आता हूं मैं घर से। क्लियर है? पक्का? एवरीबडी? ज्यादा प्रतीक भाई बोलेंगे एक बार सब स्टेप ट्राई तो कर जितना है। अरे आएगा, मैं बोलता हूं तेरे को आएगा। स्टेप 1 एक बार, आखिरी बार करेंगे तू, लास्ट में मैं एक बार करूंगा, मेरा टैलेंट का शो ऑफ करूंगा, फिर घर जाएंगे। स्टेप 1
एब्सोल्युटली परफेक्ट. नंबर 2. बराबर है फॉर्मूला. नहीं नहीं नहीं. हाँ. परफेक्ट है. N/200. वो न्यूटन के जो लॉज है ना, उसमें मैंने एक लॉ बनाया हुआ है, बस मेरा पेटेंट लेना बाकी है. कि अपन जब भी जिसको पूछे ना, उसको नहीं आता, लेकिन बाकी सब मन में फटाफट बोलते रहते हैं ये आता ये आता, और जब मैंने उसको पकड़ा उसको नहीं आता, बाकी सबको आता. दिस इज योर, मैंने बनाया है और कॉपी मत करना. ये मैंने हमेशा देखा हुआ है. अगर मैं उसको देखकर पूछ रहा हूं, उसको छोड़ के बाकी सब मन में बोल रहे और ऐसा फास्ट बोल रहे नेट प्रॉफिट कमाल है, मैंने मेरे को आता और उसको धप्पा दिया मैंने. वो बोलता खुद याद है. ऐसे कैसे होता है भाई. परफेक्ट है प्रतीक, 2 बराबर बोला है तू. थर्ड हेडिंग में बोलता हूं कैलकुलेशन ऑफ इंश्योरेबल अमाउंट. अब सब मन में बोल रहे हैं. इंश्योरेबल अमाउंट मतलब हिंदी में कितने का पॉलिसी होना चाहिए था. बराबर. जब फायर लगी वहां से पिछले 12 महीने, उसमें अपन क्या कर लेते. हाँ, वो टर्नओवर का क्या कर लेते. कुछ तो टर्नओवर को करते ना ऐसा, गिली गिली एडजस्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं एडजस्ट एनुअल टर्नओवर. और उसके बाद एक लास्ट स्टेप होता है, उसको क्या बोलते हैं. डैश स्टेप इनटू डैश. स्टेप 3 पे है मैं, ये स्टेप 4 पे कैसे गया. एब्सोल्युटली परफेक्ट. स्टेप 3 में जो आपका आंसर है एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर इनटू, अब जब स्टेप 2 करोगे तो आपको मिल जाएगा कितने का इंश्योरेंस निकालना चाहिए था. ओके जी. 4th 5th 6th 7th बोल डालो. आज अपना टैलेंट बता ही दो दुनिया को. स्टेप 4. कैलकुलेशन ऑफ, दैट्स परफेक्ट. ये सब में ही होता है. एक्चुअल सेल्स, शॉर्ट सेल्स, कोणचा टर्नओव्हर लेने का. हिंदी मध्ये सांग ना, काय हरकत नाही आपल्याला. अपना जो शॉर्ट सेल है उसमें पहला कौन सा टर्नओवर लेने का. जितने मैंने का हमने लिया उतने मैंने ले लो. दादा कब से वो रबर गिरा के नीचे बैठा हो भाई बता. उधर खिड़की में क्या, ए तो बैठ कर भाई. इतना मान सम्मान मेरे को कोई नहीं देता. बैठ के भाई, बैठ के भाई. स्टेप 4 सांगायचं आहे. पर्टेनिंग टू प्रिसीडिंग. परफेक्ट. उसमें कुछ तो भी करते हैं ना अपन उसको. इंश्योरेंस कंपनी को नीचे ला लेते हो तुम आज. बोले ये भी दे, एक्चुअल सेल्स का भी दे, तो घर सब बेच के दे दे मेरे को. ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ी. एडजस्ट करने का आपका आएगा एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर, उसमें सब एक्चुअल लेस लेस कर दो तो आपको मिल जाएगा शॉर्ट सेल्स. स्टेप 5 में 3 चीजें, एक्चुअल एक्सपेंस इनकर्ड इनटू स्टेप 3 अपॉन स्टेप 3 प्लस अनइंश्योर्ड, और थर्ड आएगा जीपी ऑन द एक्चुअल सेल्स. स्टेप 6 में 3 चीजें हैं. नंबर 1 लॉस ऑफ प्रॉफिट विच इज स्टेप 2 इनटू स्टेप 4 सेविंग इन इंश्योर चार्जेस, और नंबर लास्ट में आ जाएगा वो जो 3 है ना स्टेप 5 में से, उसमें से जो भी लेस होगा वो आपको वहां पे लिख देना है. वो आपका स्टेप 6 का आंसर है. बोलो एवरीबॉडी श्योर अबाउट दिस. तो अभी आपको फॉर्मेट बनाना है, यस और नो. तो मैं जैसा बोलूं वैसा बनाना है. बिल्कुल ऐसा कंप्लेन नहीं करना है कि आज तूने ओवर टाइम ले लिया, कल हम लेट आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं. चलो स्टेप 1 एक फॉर्मेट बनाना है बस. स्टेप 1 स्टेट द इंडेमनिटी पीरियड. स्टेट द इंडेमनिटी पीरियड. इंडेमनिटी इंडेमनिटी पीरियड. और ये यहां पर पीरियड ऑफ पॉलिसी के बाद कीप सम स्पेस, बिकॉज यहां पर आप वो मंथ लिखने वाले हो नीचे, और पीरियड ऑफ डिसलोकेशन एंड कीप सम स्पेस एंड जस्ट राइट विच एवर इज लोअर. whichever is lower. डन. एक लाइन छोड़कर पुट द हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेशो.
कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, और ये पूरा फॉर्मूला मेरे को लिखे हुआ चाहिए अच्छी तरह से। नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन टर्नओवर ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर इनटू 100। जैसे आपने ये फॉर्मूला लिखा, मुझे 4 से 5 लाइंस छोड़ देना है। स्पेसिफिकली आप 6 लाइन छोड़ दोगे तो भी चल जाएगा। आई होप आपको समझ आना, बिकॉज कल आप वहां पर सॉल्व करने वाले हो। जब मैं सम सॉल्व करूंगा तो ये आपको नंबर्स लिखने होंगे ना वो वहां पर, तो इसके नीचे आपको 5-6 लाइन छोड़ देने हैं। हाँ, क्लियर है? 6 लाइन तो मिनिमम छोड़नी है आपको, राइट सर? कम ऑन, स्टेप 3, कैलकुलेशन ऑफ इंश्योरेबल अमाउंट, कैलकुलेशन ऑफ इंश्योरेबल अमाउंट। और प्लीज मेरे लिए थोड़ा सा ये सब ब्रैकेट में लिखते गए कि दिस इज द पॉलिसी अमाउंट दैट वाज रिक्वायर्ड। अगर आपको ऐसा लगता है कि नो माय गॉड आई एम फ्रॉम लंदन, आई कैन नॉट राइट इन हिंदी, तो आप वहां पे ऐसा लिख सकते हो, दिस इज द पॉलिसी अमाउंट दैट वाज रिक्वायर्ड। और किसी को लगता है नहीं यार हिंदी में एक अलग मजा आता है, तो वहां पे लिख दीजिए इतने का पॉलिसी अमाउंट होना चाहिए था, जैसा आपको सही लगे। मराठी में लिखिए, कोई बात नहीं, जय महाराष्ट्र, जैसा आपको सही लगे। मेरे को उसके नीचे एक और एक चीज लिखनी है, ऐसा लिखना है, सुनो ना, ये सुन लो पहले, आपको सही लगता है क्या? दिस स्टेप विल स्टेटस वेदर एडमिसिबल क्लेम इज टू बी कैलकुलेटेड और नो। ऐसा कहीं तो भी अगर आप बाजू में एक नोट बना लें, यही वो स्टेप है जो बताएगा कि एडमिसिबल क्लेम होने वाला है कि नहीं होने वाला। दिस इज द स्टेप विच विल डिसाइड whether admissible claim is to be calculated or no. This is the step that will decide whether admissible claim as per step 7 will be calculated or no. ये वो स्टेप है, वो बताएगा आपको, सही है ना? परफेक्ट, चलिए लिख लीजिए पहले, एनुअल टर्नओवर दैट इज एनुअल टर्नओवर दैट इज एनुअल टर्नओवर दैट इज टर्नओवर ऑफ 12 मंथ्स, एनुअल टर्नओवर दैट इज टर्नओवर ऑफ 12 मंथ्स प्रीसीडिंग द डेट ऑफ फायर। आई होप यू हैव सम कॉमन सेंस कि पूरा ऐसा पेज के एंड तक नहीं जाना है, बिकॉज उसके सामने आपको अमाउंट लिखना है कल, है ना? तो आपको क्या लिखना है? annual turnover that is turnover of 12 months preceding the date of fire. But I hope you understand that right में you have to keep some space because you will be writing the amount. Yes or no, everybody? Next line, add or less adjustment, add or less adjustment, add or less adjustment. मैं फिर कह रहा हूं, मुझे टेंशन आ रहा है, ऐसा आपने लिखकर यहां पे स्पेस है अमाउंट लिखने का। add or less adjustment, adjusted annual turnover, adjusted annual turnover, adjusted annual turnover, adjusted annual turnover, that will be the amount, adjusted annual turnover, and that will be the amount. yes, इसको ऐसा एक लाइन और इधर भी एक लाइन दे दो ना, कि भाई यहां पर एक खत्म होता है, ऐसा एक नीचे भी लाइन दे दो, ऊपर भी एक लाइन दे दिया आपने, उसके नीचे therefore insurable amount is equals to insurable amount is equals to adjusted annual turnover into GP ratio as per step 2 into GP ratio as per step 2 into GP रेशो एज पर स्टेप 2। और बस इसके नीचे
जगह छोड़ देना है क्योंकि यहां पर आपकी कैलकुलेशंस आ जाएगी। तो एक 3 4 5 लाइन छोड़ देना है। मेरे हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ 3 ही स्टेप्स आने चाहिए, उसके ज्यादा आप बिठाने नहीं चाहिए। राइट हैंड साइड पर आ जाना चाहिए। स्टेप 4, स्टेप 4 हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स, हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स, हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स। अंडरलाइन कर कर सबसे पहले लिखेंगे स्टैंडर्ड टर्नओवर, दैट इज स्टैंडर्ड टर्नओवर, दैट इज टर्नओवर इन द प्रीवियस ईयर, स्टैंडर्ड टर्नओवर, दैट इज turnover in the previous year, keep some space in the end, for the corresponding indemnity period. Standard turnover, that is turnover in previous year corresponding to indemnity period, corresponding to indemnity period. Next line, add or less adjustment. Sir, add or less adjustment, add or less adjustment. एड और लेस एडजस्टमेंट करने के बाद ऐसा वो एक्स 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 ऐसा आ गया और इसके सामने लिख देंगे एडजस्टेड टर्नओवर ड्यूरिंग इंडेमनिटी पीरियड। बोर्ड पे स्टेप 3 है, वो नहीं लिखना है, छापू पब्लिक। एडजस्टेड टर्नओवर ड्यूरिंग इंडेमनिटी पीरियड। एडजस्टमेंट करने के बाद जो आता है उसको क्या बोलते हैं? एडजस्टेड टर्नओवर ड्यूरिंग इंडेमनिटी पीरियड। लेस एक्चुअल सेल्स, लेस एक्चुअल सेल्स, लेस एक्चुअल सेल्स, and with a different pen you can write in the bracket during indemnity period. Less actual sales, and in the bracket you can write during indemnity period. Less actual sales, and in the bracket you can write during indemnity period. And this is how you get your answer. Just ऐसा एक बॉक्स बना के शॉर्ट सेल्स, शॉर्ट सेल्स एकदम परफेक्ट, एकदम नाइस जा रहा है। एक लाइन छोड़कर स्टेप 5 कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल अलाउएबल एक्सपेंसेस, कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल अलाउएबल एक्सपेंसेस, additional allowable expenses, just underline it ना, right? I hope you understand। 3 चीजें है और मेरे को लास्ट में ऐसा करके यहाँ पे whichever is less लिखने का है, बाद में तकलीफ नहीं चाहिए मेरे को। चलो सबसे पहले additional expense incurred, additional expenses incurred, keep some space for writing the amount उसके आगे। additional expenses incurred, true। next number 2, additional expenses incurred into, additional expenses incurred into step 3 upon step 3 plus uninsured standing charges, step 3 upon step 3 plus uninsured standing charges, that's number 2। हाँ, और उसके लिए भी यू नीड, अगर आपको लगता है कि ऐसा वाला सॉल्विंग यहाँ पर इतना जगह नहीं है तो स्टेप 2 के बाद 1 2 3 लाइन छोड़ देना है और फिर थर्ड लिखना है जीपी ऑन एडिशनल सेल्स, जीपी ऑन एडिशनल सेल्स, एंड देन विद अलग कलर का पेन और वॉट एवर पुट अ कर्ली ब्रैकेट फॉर ऑल दैट 3 एंड जस्ट राइट विच एवर इज लेस, whichever is less, whichever is less, whichever is less, true। चकाचक, चकाचक। step 6 calculation of net claim, step 6 calculation of net claim, सबसे पहला आएगा लॉस ऑफ प्रॉफिट, में सबसे पहला आएगा लॉस ऑफ प्रॉफिट और ब्रैकेट में आप करेंगे स्टेप 2 इंटू स्टेप 4, स्टेप 2
इनटू स्टेप 4, और यहां पर उसका आंसर आता है. सो यू नीड सम स्पेस, दो अमाउंट्स मल्टीप्लाई होंगे, है ना. सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, एंड यू ऐसा ब्रैकेट डाल दो ऐसा सिर्फ कि भाई ये ना लेस होता है हमेशा, बिकॉज ये सेविंग है, ये खर्चा का बचत हो रहा है, वो क्लेम नहीं करना है, अपने क्लेम से कम करना है. और तीसरा होता है एडिशनल अलाउेबल एक्सपेंसेस, और तीसरा होता है एडिशनल अलाउेबल एक्सपेंसेस, एडिशनल अलाउेबल एक्सपेंसेस, एंड जस्ट राइट इन द ब्रैकेट ना एज पर स्टेप 5. Just write in the bracket now as per step 5. So you get your amount, take a total, और उसके सामने नेट क्लेम, ये आपका पूरा नेट क्लेम है जो आप कंपनी से वसूलोगे. सॉर्टेड. एक लाइन छोड़कर स्टेप 7, कैलकुलेशन ऑफ एडमिसिबल क्लेम, कैलकुलेशन ऑफ एडमिसिबल क्लेम, calculation of admissible claim, and just underline, write the formula, net claim into policy amount upon insurable amount, net claim into policy amount अपॉन इंश्योरेबल अमाउंट. ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है स्टेप 3, और नीचे देयर विल बी सम स्पेस फॉर योर सॉल्विंग पार्ट. तो बताइए दिल से, एक नंबर सारी स्टेप्स को अब समझ में आता है क्या होता है. अब आपको करना क्या है, एक होमवर्क सम मैंने आपको इन्वेस्टमेंट का दिया है, और घर में अगर छोटे भाई बहन हैं तो आज उनका वक्त आ चुका है, आज उनको बिठाना है और बोलना है ऐसे डिट्टो फॉर्मेट 6 बनाने हैं. मजाक कर रहा हूं मैं, उनको नहीं बिठाना है, आपको 6 फॉर्मेट बनाना है, ऐसा बोल रहा था मैं. तो आपको कितने फॉर्मेट्स बनाने हैं, 6 फॉर्मेट्स बनाने हैं. अच्छा सुन लीजिए ना मैं क्या कह रहा हूं, इसको छोड़ के मैं क्या बोल रहा था, एक फॉर्मेट है ना हमेशा ब्लैंक रहना चाहिए विथ ऐसे XXX, बिकॉज क्या होता है रिविजन के वक्त देन यू नीड वन प्लेन फॉर्मेट ना. अरे आपका कॉल है, इसको छोड़कर आपको 6 फॉर्मेट बनाने हैं. आपको फॉर्मेट बनाना जरूरी है, अगर आपने फॉर्मेट नहीं बनाया तो कल ऐसा हो सकता है कि हम 4th सम पे रहेंगे और आप 1st पे ही रहोगे. ओके हाँ, इस पे एक्सेस कर दो, ट्रू है. ओके एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय.